आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ। शुरू करता हूं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। मैं आपका होस्ट वसीम गोरी। आप देख रहे हैं हक सच की बात वसीम गोरी के साथ। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारफ के महताज नहीं, साबिका वफाकी वजीर जे सालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जे सालिक साहब, कैसे हैं आप? बहुत खुदा का शुक्र है जी कि हम खैरियत से हैं। आप उम्मीद है कि आप भी सब खैरियत से हों। जे सालिक साहब, आपको हमारे चैनल में खुशामदीद। शुक्र है खुदावंद का कि आपसे मुलाकात होगी। आपको हमने ढूंढ लिया। बहुत सारी बातें, बहुत सारे वाकयात गुजरे हैं आपकी गैर मौजूदगी में, उन पर बात करने के लिए शुक्र है कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी सियासत कब और कहां से और कैसे शुरू की? मैं समझता हूं कि जबकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ हमारी यानी 77 की जो मार्शल लॉ थी, जब उसने, क्योंकि उस वक्त जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो थे वो इलेक्शन के जरिए इलेक्ट होकर आए थे, तो जियाउल हक साहब ने उस वक्त मार्शल लॉ का जो एकदम ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद वो मार्शल लॉ लगाई। तो उस वक्त में मैंने अंदाजा लगाया कि ये डेमोक्रेटिक यानी जो लोग हैं इन पर ये उनका कातलाना हमला जो है ये पाकिस्तान को तबाह कर देगा। लिहाजा बड़े गौर फिक्र के बाद मैंने फील किया कि मुझे इस वक्त में यानी डेमोक्रेसी के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि हमारे राइट्स जो है वो जमहूरियत में हमें मिल सकते हैं। पाकिस्तान की बका भी जमहूरियत में है, क्योंकि पाकिस्तान किसी डेमोक्रेटिक तरीके से ही यानी रह सकता है। अगर ये कहा जाए कि कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से डिक्टेटरशिप के जोर पर चलाएगा तो दुनिया में कोई भी इस वक्त जो बादशाहते हैं वो भी नहीं चल सकती, और जो मतलब कि आपने ज़िया के मार्शल के खिलाफ जुल्फकार अली भुट्टो और उनकी सोच का साथ दिया और जमहूरियत के रास्ते पर अपना कदम और अपनी हमने सियासत का आगाज किया। भुट्टो का साथ नहीं दिया, हमने जमहूरी कुव्वतों का साथ दिया, और हमने चाहा कि जिस जमहूरियत के लिए जिन लोगों ने यानी ये मतलब जुल्म किया उनके खिलाफ डटा जाए और उन्हें मतलब के यानी मतलब इक़्तिदार से हटाया जाए। That's great, that's great। आप हमें बताएंगे कि नाजरीन जानना चाहते हैं, बड़े आजकल हर बंदा सियासत में है और सियासतदान बना है, ठीक है, हर एक का जमहूरी हक है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को पता ही नहीं, उनके इल्म में नहीं ऐसी चीजों का। आप हमें ये बताएं कि गैर जमाती जो इलेक्शन हुए थे 1985 में, इनमें क्या फर्क था? बात यह है कि पहली बात है कि जो लोग गैर जमाती इंतखाब करवाने वाले वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुजरिम हैं, और उसमें जितने भी गैर जमाती इंतखाब लड़ने वाले वो इंतहाई मुजरिम हैं। और यानी खास तौर पर यानी वो जो गैर जमाती इंतखाबात हुए, बदकिस्मती ये है कि जो आज मसीही कौम की राग लाप रहे हैं, मसीही कौम के हकूक की बातें कर रहे हैं, हकूक, और यानी सबसे पहले तो ये कि जब इंतखाबात का बाइकआउट किया, तमाम नेशनल पार्टीज ने बाइकआउट किया, तो पाकिस्तान की मसीही जमातों में कोई भी ऐसी जमात नहीं थी कि जिसने बाइकआउट का यानी नारा बुलंद किया हो। यानी उस वक्त यानी सबसे जो एक जमात थी उसका नाम था मसीही लीग, और उसके एच.एल. हियाज साहब जो थे वो उसके यानी यानी थे रुए रवा, मींस के वो मसीह लीग ने भी इंतखाब लड़ा, और उसके बाद एक और जमात जो कि मसीह लीग के खिलाफ चली, यानी जिसमें जोशुआ फजलुद्दीन साहब और उसमें अमानुअल जफर साहब, यानी इनकी एक जमात थी आजाद मसीह लीग। यानी ये मसीह लीग को के बीच में से निकल के ये जुदा गाना के हामी हैं। ये चाहते यानी जोशुआ फजलुद्दीन साहब ने ये मतलब एक दानिश्वर होने के नाते उन्होंने जुदा गाना का तस्वर किया, और उसमें अमानुअल जफर साहब जो थे वो गैर जमाती इंतखाब में हिस्सा लिया। तमाम मसीही लीडरों ने, मसीही लीडर तो है भी कोई नहीं थे, यानी मसीही लीग और आजाद मसीह लीग, लिहाजा इन्होंने उस यानी गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर उसको मजबूत करना चाहा, सिस्टम को।
जबकि किसी लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था मैंने जी, मेरा सवाल आपसे ये था, मैं चाहता हूं इनको पता चले गैर जमाती और जमाती इंतखाबात में फर्क क्या है, सिर्फ फर्क बता दें शॉर्टली प्लीज। पहले ये फैसला कर लें कि हमारे मसीह कौम में कौन कौन से लोग जो गैर जमाती इंतखाब में हिस्सा लिया। यानी ये बड़ा जरूरी है कि आपको पता हो कि हमारी यानी गैर जमाती इंतखाब में हिस्सा जो लिया गया वो कौन लोग थे। तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे यानी जो हिस्सा लेने वाले लोग थे वो हमारे इत्तेफाक से ये क्या, एक तो हमारे सिस्टम में यानी मुझे रन करना नहीं आता, लेकिन बहरहाल हम अपनी आवाज जो है वो जाती रहेगी। हाँ, तो असल बात यह है कि ये जो 1985 का इंतखाब था उसमें जो इस वक्त यानी जो गैर जमहूरी इंतखाब जो लड़े हैं उसमें यानी नवाज शरीफ जो था उसे बाकायदा तौर पर यानी इसके लिए उसने कहा कि उसे एक फॉर्म होते थे मार्शल लॉ में कि उसमें लिखा होता था कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। यही बात आजाद मसीह लीग ने लिखी और यही मसीह लीग ने लिखी और यही यूसुफ रजा गिलानी ने लिखी। यानी जितने आपके गैर जमाती इंतखाब लड़ने वाले असल वो पाकिस्तान के वो मुजरम है। इस तबाही में जो पाकिस्तान में जो तबाही हुई है वो गैर जमाती इंतखाब से मुराद ये होता है कि इनका कोई नजरिया नहीं है, इनकी कोई अकल नहीं है, इनका कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं है, इनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है और उन्होंने गैर जमाती इंतखाब करवाए और तमाम नेशनल पार्टियों ने बाइकआउट किया, उसमें मैं भी बाइकआउट किया। लेकिन मेरे वर्क साथियों ने कहा कि जनाब आप ना लड़े क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी ज़हन को रखते हैं, आपकी मिसेज जो है वो जमहूरियत में उसका भी अपना हक है। अगर आपकी मिसेज खड़ी हो जाए तो आपको कोई इतराज है? मैंने कहा अगर वो खड़ी होती है तो ठीक है, लेकिन मैं इंतखाब में बाइकआउट किया और नेशनल पार्टियों के साथ खड़ा हुआ और मैं समझता हूं कि मैं उस तबाही में हिस्सेदार नहीं बन सका और खुदा का शुक्र है। लेकिन वो जो लानती लोग थे जो उस वक्त गैर जमाती इंतखाब लड़े और उसके बाद देखिए उस ज़ियाउल हक ने क्या तमाशा किया। यानी उसने उसी गैर जमाती इंतखाब करवाने के बाद उसी को एक मुस्लिम लीग की यानी जमात बना दी और जी बिल्कुल ये सब पता है। अच्छा सरबराह कौन बनाया? आपका ओपिनियन आ गया है, आपका ओपिनियन आ गया। मुझे ये बताएं किन किन लोगों ने मार्शल लॉ के आगे अपने घुटने टेके और किन किन लोगों ने मार्शल लॉ को मतलब उसके खिलाफ कैंपेन चलाई? यानी जो घुटने टेकने वालों में थे वो इस वक्त 3 दफा जो वजीर आजम रहा है उसने मार्शल लॉ की गोद में परवान चढ़ा। वहीं से हमारा कल्चर खराब हुआ है, वहीं से करप्शन शुरू हुई है, वहीं से यानी क्लाशनकोव का सिस्टम शुरू हुआ है, वहीं से डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सारी बीमारियां जो है नवाज शरीफ की तरफ लेकर जा रही है। ये वो ही मार्शल लॉ की पैदावार है, मार्शल लॉ के बाकियात है। वो मतलब जुदा गाना मांगने वाले भी लड़े थे। आपकी स्ट्रगल थी, ठीक है सालिक साहब, ये आपकी स्ट्रगल थी, बिल्कुल आपका ओपिनियन आ गया। आपकी जो स्ट्रगल है उसके बारे में हमारी कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल हम आपकी हर बात से इत्तेफाक करते हैं। आप हमें ये बताएं क्योंकि आपका ताल्लुक एक पाकिस्तान में रहने वाली अकलियत के साथ है, आप मसीही घराने से ताल्लुक रखते हैं। आप मुझे ये बताएं जिन टेन्योर में आप मेंबर कौमी असेंबली रहे, आप MNA रहे, आपने मसीही कौम के लिए कितनी लेजिस्लेशन की? हाँ देखे बात ये होती है कि एक यानी जो पूरे मुल्क से इलेक्शन जीत कर आता है तो यानी मैं ये है कि मैं 3 दफा कौमी असेंबली का हलफ उठाया। पहली दफा जब मैं यानी मतलब इलेक्ट हुआ तो मुझे यानी अपना अकाउंटिंग में गड़बड़ करके मुझे 19 माह हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल में मैं पेश होता रहा। आखिरी दिन था 25 जून का, मैंने आधे घंटे के लिए असेंबली में गया और 25 जून का इजलास था और उसके बाद उन्होंने कहा जी इजलास जो है ये नेक्स्ट होगा 7 अगस्त को। 5 अगस्त को असेंबली टूट गई। मैं 1 महीने 13 दिन असेंबली से बाहर MNA रहा और असेंबली में आधा घंटा रहा। फिर उसके बाद मैं दूसरी दफा आया, मैंने फिर उससे भारी अक्सरियत से फिर मैं जीत के आया। मैंने सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को हरा के आया। और मैंने वहां पर
यानी स्पीचेस की, क्योंकि करारदाद यानी आप करारदाद भी पेश उस वक्त कर सकते हैं जब आपके पास मेजॉरिटी हो। आप कोई कानून साजी तब कर सकते हैं जब आपके पास मेजॉरिटी, लेकिन जब आप तनहा पूरे मुल्क से जीत कर आएंगे और फिर आप सवाए अपने ख्यालात और स्पीचेस के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। लिहाजा मैंने उसमें ये बात तो जो है ठीक है, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। रिकॉर्ड वाली स्पीचेस, बाकी जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर वो सैकड़ों दफा मैं उठा, लेकिन आप यानी मैंने रोया, मैंने कहा जनाब स्पीकर होते हुए, और फिर आखिर मैं 2 साल के बाद रिजाइन करके जूतियां उतार के चले गया कि मेरी जूती चोरों के साथ बैठती है, क्योंकि मैं इस दलदल में नहीं रह सकता। मेरा जे सालक साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप, चले ठीक है, मैं मानता हूं बहुत आपके साथ ज्यादती हुई, एक टाइम पे आप सिर्फ आधे घंटे के लिए एमएनए रहे, लेकिन अगर सारे अरसे को मिलाया जाए तो कमो पेश 5 से 6 साल आप एमएनए रहे हैं। इस सारे नहीं सर, नहीं, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक दफा मैं आधे घंटे के लिए असेंबली में गया और फिर उसके बाद असेंबली 1 माह 13 दिन के बाद टूट गई, और फिर जब हुआ फिर मैं दोबारा असेंबली में आया। 2 साल मैं असेंबली में यानी बड़े प्रोटेस्ट किए, बड़े तकरीरें की, बड़ा, फिर आखिर में रिजाइन करके जूतियां उतार के मैंने कहा जनाब स्पीकर मैं लेकिन आप जितने नहीं रह सकता, क्योंकि आप मेरी माइनॉरिटी के राइट्स पर बात नहीं करते, लिहाजा मैं रिजाइन। फिर तीसरी दफा मैं इलेक्शन लड़के आया, फिर मैंने पूरे मुल्क से फिर इलेक्ट होकर आया। उस वक्त मुझे वजारत का ओहदा दिया गया। आप मुझे सुने जे सालक साहब, मैं आपकी इन बातों को डिनाई नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब यह है, आप जितना भी टेन्योर आपने असेंबली में गुजारा, आपने उस टेन्योर में क्या किया, आपने क्या डिलीवर किया कौम के लिए? आप क्या डिलीवर यानी आप सिर्फ स्पीचेस कर सकते। एक एमएनए जिसकी कोई अक्सरियत नहीं होती, क्योंकि जो हाउस में जो बिल पेश होता है वो भारी अक्सरियत से यानी 2/3 वोट, लिहाजा क्योंकि माइनॉरिटी के टोटल 10 लोग थे, जिसमें से 4 हिंदू के थे, 4 क्रिश्चियन थे, और चारों क्रिश्चियन जो है एक दूसरे से लड़के आए होते, लिहाजा 4 भी वोट नहीं इकट्ठे होते थे। लिहाजा मेरा जो फर्ज था, मैंने अपने हक और सच के लिए अपनी माइनॉरिटी की आवाज बुलंद की। वहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी ये जो अपना उस दौर में ये जो हुआ है, जिसमें 85 का इंतखाब में जो लोग गैर जमाती इंतखाब में आए थे, और जो ये तौहीन शान रसालत का जो बिल पेश हुआ है, ये 85 की असेंबली में हुआ था। डेवलपमेंट फंड तो आप लोगों को काफी दिया जाता था, लेकिन डेवलपमेंट फंड वो डेवलपमेंट फंड को आप अगर तरक्की समझते हैं तो 50 लाख रुपए का फंड जो है वो उसके तो सारा कुछ है, यानी डेवलपमेंट ही हुई है। मसलन बहुत सारी मैं आपको बताना चाहूं कि कच्ची आबादियों को मालकाना हकूक लेकर दिए, डेवलपमेंट करवाई, ये छोटी बातें हैं। आप कहेंगे जी कितने लोगों को जॉब दिलाए, वो यानी वो पीआई में कितने दिलाए, बैंक मैनेजर, वो सब कुछ है। बात ये कि बात पॉलिटिकली है इस वक्त। ये नहीं कि डेवलपमेंट अगर 50 लाख रुपए में पूरे मुल्क में, यानी एक एमएनए क्या डेवलपमेंट करा सकता है? देखें, क्योंकि जो आपका ताल्लुक एक मिनोरिटी सीट से था, तो एज अ मिनोरिटी एमएनए होते हैं और फेडरल मिनिस्टर भी आप रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल है पाकिस्तान में, मिनोरिटीज को, उनको हाउसिंग की प्रॉब्लम है, जॉब्स की प्रॉब्लम है, ये छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम है। लोगों के पास मुर्दा घर नहीं है, पहले ये समझ के पाए कि जब कोई मिनिस्टर, पहले जब तक एंकर साहबान को भी ये पता ना हो कि जब कोई मिनिस्टर किसी को बनाते हैं तो उसके शोबे के लिए बनाते हैं। यानी जो मिनिस्टर बनता है, मुझे पता है, मुझे पता है, सिर्फ हेल्थ के ऊपर काम करना है। आपने जो पॉपुलेशन वेलफेयर, लेकिन उसके पास पावर तो होती है, वो कैबिनेट। जे सालक साहब, आपने बात की कि एंकर को पता होना चाहिए कि मिनिस्टर को उसका डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो मिलता है, लेकिन बिल्कुल मुझे पता है कि आपको एक डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो मिला था, लेकिन आप उसके साथ साथ एक मिनोरिटी के एमएनए भी थे, और आपकी हर वीकली एक्सेस होती है प्राइम मिनिस्टर तक, क्योंकि आप कैबिनेट के मेंबर होते हैं। लेकिन एज अ कैबिनेट के मेंबर होते हुए आपने क्या कौम के लिए किया था? सर जी, आपको पहले बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में, मीटिंग्स पर एजेंडे पर जो एजेंडा आता है वही होती है डिस्कशन। यानी आप ये कहें कि बाकी रह गए छोटे छोटे जो मामला है, पहली बात है कि ना इनका काम होता है डेवलपमेंट करवाना, ना इनका काम होता है जॉब दिलाना। बड़ी बदनसीबी ये हुई है 85 के बाद जो तबाही हुई है, उसकी वजह ये हुई है कि लोग पूछते हैं, लोग डिपार्टमेंटों के बारे में मिनिस्टर से पूछे कि हेल्थ मिनिस्टर का उसने क्या अचीव किया, यानी अपना पॉपुलेशन का उसने क्या अचीव किया। हमारी बदनसीबी यही हुई है
कि ये 85 के इंतखाब में इनको डेवलपमेंट फंड दिए गए, ताकि एक तो ये था कि करप्शन करें और रास्ते निकालें, दूसरा ये था कि ये कानून साजी की असेंबली नहीं थी, ये तो हाउस में वो बिल मंजूर होगा जिसकी अक्सरियत राय होगी। तो यानी वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो उन्हीं की वो बनाई हुई जमात थी, उन्हीं के बिल मंजूर होते थे। लेकिन जो बाद में डेमोक्रेटिक आई है हुकूमतें, जिसमें मतलब है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा या मतलब नवाज शरीफ साहब, तो उनकी जो है हमारी माइनॉरिटी के जो नुमाइंदों का काम होता है, अगर कोई मिनिस्टर है तो अपनी वो सिर्फ एजेंडे पर बात कर सकता, बाकी मैंने जो काम किए वो एक सोशल काम है, वो मैंने बहुत सारे किए। उसके लिए अगर आप पॉलिटिकली अगर यानी इसके चाहेंगे तो उसी में वक्त आपका लग जाएगा। बात यह है कि मसीही कौम को जब तक आप पॉलिटिकली आप स्ट्रांग नहीं होंगे, आपको पॉलिटिकली एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। अगर आप सिर्फ ये कहें कि आपको राइट्स मिलते जाएं और आप यानी आप उसके लिए कोई कुर्बानी ना देंगे, तो इसलिए मेरी गुजारिश आपसे ये है कि पहले अपने आप को। जी सालिक साहब, आपका मतलब ये है कि आप मसीही कौम से कुर्बानी चाहते हैं, किस तरह की कुर्बानी आपको चाहिए? कुर्बानी नहीं चाहते, हम मेजॉरिटी से कुर्बानी चाहते हैं। हम मेजॉरिटी को कुर्बानी, जब लाखों शहादतें दी, माँ की अजमतें लूटी, बच्चों को नेजों पे डाला गया, भाइयों की करने, तो क्या हम मेजॉरिटी को लूटने के लिए रखा हुआ है? सारा मुल्क बर्बाद कर दिया। शुगर मिलें किसने दी? ये ज़ियाउल हक के दौर में शुगर मिलों का सिलसिला शुरू हुआ है। ये सारी जो करप्शन है, आप जो मेन काम है कि आपने ये, मैंने जो इस वक्त पॉलिटिकल एक्नॉलेजमेंट करवाई है अपनी कौम की, मैं इस वक्त नेशनल लेवल पे फाइट कर रहा हूँ। मैं शियों की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, सुन्नियों की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, मैं वहां पे जी बिल्कुल बिल्कुल तमाम मकासद फिक्र की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं अपनी जो माइनॉरिटी है उसको मैंने सेव करने का एक तरीका बनाया था कि मैंने जो अभी इस वक्त मैं अमेरिका में हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, मेरी किताब अमेरिका में छपी है मेरी स्ट्रगल पर, और यानी मैं यहाँ के अमेरिका के 20 लाख मुसलमानों को अपने साथ मिलाने आया हूँ। कनाडा है, मुसलमान है, ऑस्ट्रेलिया, मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करके पाकिस्तान की माइनॉरिटी को सेव करना चाहता हूँ। मैं ये बहुत अच्छी बात है जय सालिक साहब, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है, कि आप अगर बाहर चले गए, अकरम मसीह गिल बाहर चले गए, परवेज रशीद सब बाहर चले गए, तो पाकिस्तान में कौम का पुरसाना हाल क्या होगा? कौम की रहनुमाई कौन करेगा? बात नहीं किया मैं तो अपनी किताब मेरी छपी है अमेरिका में, पीस जर्नी जूलियस सालिक डेयरिंग दस्ता पाकिस्तान, यहाँ पर मेरी अमेरिकन ने छापी है 70 साल की हिस्ट्री में किसी क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बंदे की स्ट्रगल पर। और मैं उसको सेल करने के लिए ओपनिंग सेरेमनी करके, मेरे पास तो जब आप रिश्वत नहीं लेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, मेरे पास एक इंच जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार नहीं, असला मैंने कोई मुराद नहीं हासिल की, कोई प्लॉट नहीं हासिल किया। ये 1985 के जो एमएनए थे उन्होंने प्लॉट भी हासिल किए, उनको दो हाथों से नलाया भी गया, और फिर वो डेमोक्रेटिक पे। तो ये मार्शल लॉ की जो गोद में पले थे, यानी तबाही, असल जो मुझसे आप हिसाब मांग रहे हैं, ये आप पॉलिटिशियनों से हिसाब नहीं मांग सकते कि जनाब आपने। सर हम उनसे भी हिसाब मांगेंगे। मैं कहता हूँ हर एक इंसान की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान के एमएनओ से जब ये क्वेश्चन करेंगे कि आपने कितने टेलीफोन लगवाए, आपने कितनी जॉब दिलाई, तो ये काम इनका है ही नहीं। ये तो मार्शल लॉ ने इनको यानी करप्शन में डालने के लिए तरीका किया था। अच्छा जय सालिक साहब, आप मुझे ये बताएं, बड़ी बदकिस्मती के साथ हमारे जो भी मुल्क के नुमाइंदगान, तो उनका ताल्लुक सूबाई असम्बली से हो, कौमी असम्बली से हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, चले आपने तो अपना ओपिनियन दे दिया, वो जैसे ही अपना टेन्योर पूरा करते हैं वो बाहर के ममालिक की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एंडोर्स करना चाहूंगा हमारी एक बहन आसिया नासिर, वो 3 दफा एमएनए रही हैं, वो भी तो हैं, वो पाकिस्तान में रह के मिनोरिटी की नुमाइंदगी भी कर रही हैं और उनके हकूक की जंग भी लड़ रही हैं। ये बड़ी शेम और बड़ी शर्म की बात है। बाकी सारे देख ले, मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ, अकरम मसीह गिल, परवेज रफीक, सलीम खोखर, अमानवेल जफर, ये सब बाहर चले गए। नहीं, आसिया नासिर साहबा को मैंने ही एमएनए बनवाया था, क्योंकि मेरे पास मौलाना फजल रहमान साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, और मेरे पास यानी लास्ट में लियाकत बलोच साहब आए थे, मियां असलम साहब आए थे। उन्होंने कहा कि जी सालिक साहब, हम आपके बेटे को लेना चाहते हैं क्योंकि आपके बेटे के कागज के लिए रुके हैं। मैंने कहा जी मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हो सकता, ये मसीह कौम से गद्दारी है। अगर मैं सिलेक्शन में जाऊं
तो मैं मसीह कौम के हकूक का सौदा करके अपने बेटे को एमएनए बनाऊं, ऐसा मैं नहीं। मुझे ज़ियाकत बलोच ने कहा सालिक भाई बात ये मेरे पास घर में अफसैनाबाद में आए, मुझे कह लगे कि सालिक भाई हमारे पास 5 घंटे रह गए हैं और हमने इलेक्शन कमीशन को लिस्ट देनी है, नाम देने, तो आप मेरी मदद करें। तो मैंने कहा लियाकत साहब वो बड़े मेहरबान है, प्यार करते हैं मुझे। मैंने कहा जी आपके पास किस किस की एप्लीकेशन आई? उन्होंने कहा जी 22 एप्लीकेशन आई है। मैंने कहा आप नाम ले, तो उन्होंने नाम गिने, एक नाम आया परवेज मसीह का पेशावर से। मैंने कहा इसको रख पेशावर से जी, हाँ, मैंने कहा इसे रख लें, उन्होंने ओके कर दिया। फिर नाम आया बलोचिस्तान में आसिया का, मैंने कहा इसे रख लें। मेरा मतलब ये था कि ये बलोचिस्तान से एमएनए बनेगी तो बलोचिस्तान की यानी चले कुछ ना कुछ एहसास महरूमियत खत्म होगी। उधर से मैंने परवेज को कहा। तो बात ये है कि ये सिलेक्शन में जो भी गए हैं ये मसीह कौम के साथ इन्होंने बहुत बड़ा तराव किया है। शहबाज भट्टी गया है, उसने मेरी मोहतरमा, लेकिन सर यहाँ पे एक सिस्टम ही ऐसा बन गया था कि उसके लिए कोई आई थिंक दूसरा राह नहीं था। फिर वो एहतजाज, कोर्ट, पटिशन, और कोर्ट में जब केस का नंबर आता है उस इंसान को मरे हुए 30 साल हो जाते हैं। तो ये सिस्टम ही मुशर्रफ ने बदकिस्मती से ऐसा बना दिया था। अगर मैं भी ये सिस्टम का हिस्सा बन जाता तो आज जो मसीह कौम की आवाज है ना जिंदा, वो भी तबाह हो जाती। मैं आज अगर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और ना उनकी सीटों पर गया हूं, लिहाजा आज मेरी कौम मेरे साथ खड़ी है। और ये जो आज इस बात के लिए मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूं, लेकिन आप नहीं समझते कि कौम की बेहतरीन नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर रहकर की जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये पार्लियामेंट के अंदर हो सकती थी तो क्या, यानी मैं माइंड ना करना, यानी पहले हम उनके बात करें, हम उनकी यानी जो बंदा एप्लीकेशन दे के कहे कि जनाब आप किसी को दे दे, यानी एमकेएम को दे दे, नवाज शरीफ को मैं दरखास्त दूं कि जनाब मैं आप पर ट्रस्ट करता हूं, आप मेरे लीडर हैं, मैं अपने ऊपर लानत 50 दफा लानत डालूंगा कि मैं इनको अपना लीडर मान लूं, यानी किस जमात को मैं अपना लीडर मानूं। मैं अभी तक कोई ऐसी जमात नहीं है कि जिसको मैं अपना लीडर मान लूं। मेरा एक ही लीडर है जिसने मुझे यानी राह रास्ता दिखाया, जिसने मुझे ऑनेस्ट दिखाया। मैं खुदा का शुक्र, मैं प्राउड हूं कि हाँ, अगर कोई लीडर अगर कायदे मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की तरह अपनी जायदाद पाकिस्तान को दे देगा, मैं समझूंगा कि वो हकीकी लीडर है पाकिस्तान का। क्योंकि ये सारे बेशक। तो जे सालक साहब, मेरा एक बड़ा मासूमाना आपसे क्वेश्चन है, तो फिर मसीही कौम क्या करे? उनको क्या करना चाहिए कि वो जुदागाना इंतखाबात की तरफ जाएं? ये मसीह कौम आपका क्या ख्याल है? तो फिर ठीक है, फिर आप उन पर गिला ना करें। तो अगर अकरम गिल ने अगर जॉब ली है तो फिर आप गिला ना करें। अगर रफीक मसीह ने, जी सर आपका माइक बंद हो गया, आवाज नहीं आ रही। वो मतलब वो पार्टियों के नुमाइंदे हैं, वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी की नुमाइंदा है। लेकिन सर छोटी सी सर लेकिन पार्टियां उनको नुमाइंदगी देती हैं अपनी कौम के लिए। पार्टियां उनको डेवलपमेंट फंड देती है कौम के लिए। पार्टियां उनकी बात सुनती है कौम के लिए। ये एक अमानत होती है। आपकी नुमाइंदगी अगर बगैर इलेक्शन के नुमाइंदगी है तो मुशर्रफ भी तो आपका यानी वो मुसलमान था, वो उनका नुमाइंदा क्यों निकल आया मुसलमानों का? यानी ज़ियाउल हक भी मुसलमान, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक नाम था, आपने उसे मुसलमानों का नुमाइंदा क्यों नहीं आपने मान लिया? इसलिए कि वो डेमोक्रेटिक नहीं था। आप ये समझते हैं, आप लोगों को ये कायल करना चाह रहे हैं कि जो भी सिलेक्शन में आया वो गद्दारी करके आता है। मसीह नहीं सर, मैं इस तरफ नहीं जा रहा, मेरा कतई इशारा इस तरफ नहीं है। लेकिन अगर आप जैसा एक दलेर बेबाक लीडर अगर पाकिस्तान की अकलियत को तनहा छोड़ के बाहर चला गया है, फिर आपको चाहिए पाकिस्तान में रहकर के हकूक के लिए फाइट करते, उनको उनका हक दिलाते इंतखाबात का। पाकिस्तान में हूँ मैं, कहा पाकिस्तान से बाहर हूँ मैं। अमेरिका में है सर, आप अमेरिका में है। नहीं, मैं अपने बिजनेस के लिए आया, मैं अपनी किताब सेल करने के लिए। मैंने जमीन वहां नहीं बेचा, मैंने वहां जमीन नहीं बेचा, मैं अपनी किताब बेच के अपना निजाम चलाना चाहता हूं। आप पाकिस्तान वापस जाएंगे? मैं दिसंबर में आ रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, आप आ रहे, बल्कि मैं आपके घर इंटरव्यू करने आऊंगा इसी इलेक्शन पे। और इसी बात यह कि इस वक्त जे सालक जो है पूरे मुल्क के 20 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है। जे सालक सर ये बहुत खुशाइन बात है। मुकला मेरा इंतजार कर रहे हैं, उल्मा मेरा इंतजार कर रहे हैं, यानी हर मुकातबे फिक्र के
ये सालिक के पाकिस्तान की मिसाल है कि जिसने एक इंच जमीन नहीं जे सालिक साहब यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का टाइम हुआ है नाजरीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, हम शॉर्टली हाजिर होते हैं दोबारा से। आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज, प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ। वेलकम टू बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हक की बात वसीम खोरी के साथ। हमारे आज के मेहमान जे सालिक साहब, दिल तो नहीं कर रहा कि उनको छोड़ा जाए, लेकिन टाइम की कमी की वजह से शॉर्टली जे सालिक साहब, आप मुझे ये बताएं, मैं चाहता हूं आप जो इस वक्त हमारे कौमी और सूबाई असम्बली के अक़लियत के नुमाइंदगान हैं, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे हमारे चैनल की वजाहत से कि वो कौम की कैसी नुमाइंदगी करें? मैं कहता हूँ ये यानी नुमाइंदगी के नाम पर इनके बदनमा दाग हैं, ये इनका कोई हक नहीं पहुंचता। 226 आर्टिकल की वायलेशन करके आई है असेंबली, और ये जो असेंबली मौजूदा असेंबली गैर कानूनी असेंबली है, क्योंकि आपका आइन का ढांचा 226 आर्टिकल की वायलेशन है, क्योंकि उसमें लिखा है कि कोई सीट, एक सीट भी बगैर सीक्रेट बैलेट पेपर के असेंबली में नहीं आ सकती, बिल्कुल। तो ये जाली असेंबली है, गैर कानूनी असेंबली है। अगर ये यानी फैसला देना चाहे तो ये गैर कानूनी असेंबली है, और ये कुछ भी डिलीवर नहीं करेगी, बल्कि आपके नुमाइंदे जो है ये मसीह कौम के साथ, यानी ये मतलब मुझे भी कहा था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा था कि आप सालिक साहब हमारी नुमाइंदगी के लिए आए। मैंने कहा बीबी पहले आप इसके खिलाफ बयान दें कि ये तरीकाकार गैर कानूनी है, गैर आईनी है, 226 आर्टिकल की वायलेशन। बीबी कहने लगी ये सालिक साहब बाद में करेंगे। मैंने कहा जी मैं अपनी कौम की बात पहले करूंगा, फिर वोट आपको दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर नहीं तो फिर मेरे पास शहबाज भट्टी है। मैंने कहा जी वो ले ले, क्योंकि वो कर लेगा, क्योंकि वो यानी मतलब है कि वो आपके साथ। लेकिन ये सालक मैं जो 45 साल कौम की हकूक की जंग लड़ी, 7 दफा जेल गया, मार्शल लॉ में हथकड़ी उल्टी लगवाता रहा। मैंने यानी ना मुशर्रफ की कभी बात की, ना मैंने ज़ियाउल हक की कभी बात की। मैंने आज तक आपके जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं, बेनज़ीर को भी जब मैं हराया। जी सालिक साहब, यहाँ सॉरी, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। आप नहीं समझते अगर आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की अगर इस बात को मान लेते, लेकिन उन्होंने कहा था हम बाद में इस पे करेंगे, और अगर आप उस वक्त उनकी बात मान के एक मिनट उनके साथ शामिल हो जाते, तो बाद में आप इस तरीके कार को सिस्टमैटिक कर सकते, इस सिस्टम को सही कर सकते। अभी आपको फील नहीं हुआ इस बात पे? गैर कानूनी सिस्टम में अगर मैं ज़ियाउल हक के सिस्टम में चले जाता तो फिर मैं सिस्टम को सेट करता। ये कैसी बात है कि मैं ज़ियाउल हक का पहले बैत करता, पहले उसकी यानी मार्शल लॉ को एक्नॉलेज करता, तस्लीम करता, और फिर मैं कहता जी, तो बाद में कहता जी मार्शल लॉ गलत है। ये अकल मानती है? बात ये है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ, ये बिल्कुल ना मानने वाली बात है, लेकिन सिस्टम को किसी ना किसी को तो सिस्टम को सही करना पड़ेगा। देखिए माजरत के साथ आजकल जयसालिक साहब, सॉरी, देखें आप वोट की पावर को जानते हैं। माजरत के साथ आजकल जो अक़लियत के कौमी और सूबाई असम्बली के नुमाइंदगान बैठे हैं, उनके तो मजे लगे हुए हैं। ना वोट देना पड़ता है, ना इलेक्शन के झमेले में उनको पढ़ना पड़ता है, ना उनको आइन का पता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन का पता है। और जब MNA या MPA बन के आते हैं तो उनके अकाउंट में 2 लाख रुपया नहीं होता, और जब वापस जाते तो डायरेक्ट अमेरिका, कनाडा, यूरोप का वीजा और प्लस प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आप उस वक्त मोहतरमा की बात मानते तो आप उस सिस्टम को ठीक कर सकते थे। मैं मोहतरमा को अपनी यानी अपनी कौम जो है, मेरी जो कौम मुझ पर ट्रस्ट करती रही, मैं एप्लीकेशन देता कि जनाब मोहतरमा साहबा मुझे आपने, मैं कौमों के लीडर इलेक्शन नहीं लड़ा करते। मौजे तुंग ने इलेक्शन लड़ा था, लैलन ने इलेक्शन लड़ा था, गांधी ने, हम गांधी को माने ना माने, गांधी ने इलेक्शन लड़ा था। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। दुनिया के लीडर इलेक्शन नहीं लड़ते, कभी इंतखाब के जरिए इंकलाब आया है? आप एक बता दें कि दुनिया के जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं पाकिस्तान का मालिक हूँ, MNA होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो आप बिल्कुल पाकिस्तान के मालिक हैं, आप बिल्कुल पाकिस्तान के बाशिंदा हैं, आपके बिल्कुल बुनियादी राइट्स है पाकिस्तान में। मुझे शॉर्टली एक आंसर दें, ये जो सिस्टम है सिलेक्शन का, आखिर इसका कब खात्मा होगा? इसके लिए आपने क्या लाएअमल तैयार किया? यानी मैं सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुका हूँ,
13 साल के बाद 5 अगस्त 2015 को फैसला आ चुका है। अब इम्प्लीमेंटेशन अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे पास मेरी कौम है, हम इस इंतखाब में जेल भरो मूवमेंट करेंगे और इनको पता चल जाएंगे कौमा या जोश बादशाहियां हिल गई। मैंने मार्शल लॉ के दौर में मैंने जियाउल हक को बता दिया था, उस वक्त लाहौर में 7 दिन हड़ताल हुई थी, शेखुपुरा में हुई थी, गुजरावाला में हुई थी। यानी मैं उस जी सालिक साहब, अगर आप केस जीत गए हैं तो उस पर इम्प्लीकेशन क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि मैं यानी मतलब है कि मैं यानी अपनी वो जो मोटिवेशन है वो मैं नहीं कर सका था, क्योंकि मेरे पास वसाइल की कमी थी। मुझे जेल भरो मूवमेंट के लिए मेरे वसाइल की कमी थी, जो मैं इंतखाब मैं समझता था कि मैं अभी नहीं इस काबिल। लेकिन मैं पहले यहाँ के जो अमेरिका के मुसलमान, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, जर्मन, मैं सबको मोटिवेट कर रहा हूँ कि मैं लड़ाई के लिए खड़ा होने लगा हूँ। आपने मेरा साथ देना, क्योंकि मैं हक और सच पर, मैं मुल्क के बका की जंग लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये मुल्क तबाह कर देंगे, ये मुल्क बर्बाद कर देंगे। यानी जिस तरीके से लूटने वाले लूट रहे, ये अपना जो हमारे इमरान खान, इसने सारे करप्ट माफिया अपने साथ में लाया हुआ है। यानी क्या जो पीपल्स पार्टी में, नून में क्या फर्क है, इनमें क्या फर्क है? जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सारे वही इधर आगे, वही चेहरे, वही तो आप लोग हैं, लेकिन समझते सिर्फ पार्टियां चेंज होती हैं। अगर मैं 2002 में उमर अयूब साहब काफ के टिकट पे एमएनए बने, 2013 में वो आगे नून लीग पे, और अभी 2018 में पीटीआई के टिकट पे का बेटा, ऐसे ही है। बिल्कुल जनेजो का बेटा अयूब खान की, यानी वहां पर भी रेलवे मिनिस्टर था, यानी जियाउल हक के दौर में प्राइम मिनिस्टर था, आज उसका बेटा सेनेट में बैठा हुआ है। सब वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थैंक यू, सारे मुल्क को लूट रहे हैं, हमें उठना पड़ेगा। थैंक यू जे सालिक साहब, आपसे प्रोग्राम का और पाकिस्तान को बचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जे सालिक साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है। जी नाजरीन, आज हमारी गुफ्तगू हुई जे सालिक साहब के साथ। विल्सन टीवी का नहायत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू जे सालिक साहब, पाकिस्तान, थैंक यू, जिंदाबाद। थैंक यू। ये थे साबिका वफाकी वजीर जे सालिक साहब। उन्होंने हमें अपनी सियासी अक्ल और दानिश से ओपिनियन दिए, और जो पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियत के मसाइल है उनसे भी आगाही दी। अगर आपको हमारा चैनल का ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, हाजिर होंगे अगले हफ्ते। थैंक यू।